पेज नंबर जी। तो वो संडे को कहा था ना, अब फिर अगले संडे को कराना। अब अगले संडे को कराना क्योंकि उसके अलावा टाइम नहीं होगा। वैसे क्या कहा था मुझे याद भी नहीं। तजुर्बा क्या करना था वैसे? हाँ, सोसी के कॉन्टेक्स्ट में, शायद सोसी के कॉन्टेक्स्ट में। पेज नंबर आए 9 पे, चैप्टर में पेज नंबर 9, चैप्टर में पेज नंबर 9। चैप्टर में पेज 9, पहले पॉइंट 1 पढ़े। चैप्टर में पेज 9 पहले पढ़िए पॉइंट 1। जी, इसका मतलब है कि अगर लेसर एक बिल्डिंग जो कि एक जमीन पे है वो लीज पे दे रहा है, तो डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लैंड और बिल्डिंग दो अलग अलग एसेट्स होते हैं। लैंड डेप्रिशिएट नॉर्मली नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। तो जब ये दोनों एसेट्स अलग अलग हैं तो फिर इनकी लीज का फैसला भी, यानी फैसले से मुराद क्लासिफिकेशन भी अलग अलग होनी चाहिए। फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग फर्क है। तो अगर एक बिल्डिंग लीज पे दी जा रही है जिसके साथ जमीन भी है, क्योंकि किराएदार बिल्डिंग तो उठा के नहीं लेके जा रहा, तो फिर ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, इसका फैसला बिल्डिंग के लिए अलहदा और लैंड के लिए अलहदा होगा। लैंड की चूंकि नॉर्मली लाइफ अनलिमिटेड होती है, तो मैंने तो कहा था कि फाइनेंस लीज में क्या होता है, देसी तरीका कि वो अपना खर्चा पूरा कर लेता है, एसेट के सारे बेनिफिट्स लेस ही कंज्यूम कर लेता है, लेकिन लैंड के तो सारे बेनिफिट्स नहीं कंज्यूम हो रहे। तो इसलिए लैंड ऐसा हो सकता है कि लैंड ऑपरेटिंग लीज पे हो और बिल्डिंग फाइनेंस लीज पे हो। अच्छा, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर तो लैंड भी फाइनेंस पे है, लेकिन अगर बिल्डिंग वापस आ जानी है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग फाइनेंस लीज हो और लैंड ऑपरेटिंग लीज हो। ये मतलब है पॉइंट 1 का कि लैंड और बिल्डिंग अगर दी गई है लीज पे तो इनको अलग अलग देखना पड़ेगा कि फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है। जी जी, अपार्टमेंट में तो लैंड है ही नहीं ना। हाँ, मतलब उनमें तो लैंड बेची भी नहीं जा रही होती। लैंड तो वही एक कनाल की, अगर लैंड है 2 कनाल की तो उस पर तो 10 फ्लोर हैं, तो उस पर तो लैंड बेची भी नहीं जा रही। अपार्टमेंट की तो सेल के डॉक्यूमेंट्स ही अलग होते हैं, रजिस्ट्री तो नहीं हो सकती उनकी। तो रजिस्ट्री तो लैंड की होती है ना, तो अपार्टमेंट में तो रजिस्ट्री नहीं होती। अच्छा जी, अब आप पढ़िए इनमें से पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, नहीं समझ आया है ना, नहीं समझ आया। सेट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज 3, पढ़िए, सवाल पढ़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 3 सेट 1 है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, लीज होल्ड इंटरेस्ट। चले बताता हूँ, सवाल पूरा पढ़ लें फिर बताता हूँ।
जी पढ़ लिया तो मैं डिस्कस करूँ। ये डिस्कस ही कर रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं कर रहा। बस ये ना ये पास पेपर का सवाल नहीं है, ये मुझे किताब में सवाल मिला था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने उसको देख के बनाया हुआ ये, वरना इस तरह का सवाल है नहीं कहीं। तो मैं बस ये ज़बानी डिस्कस कर रहा हूँ। एक लीज पे दी है बिल्डिंग लैंड समेत, 20 साल लीज टर्म है और लीज पेमेंट्स हैं लीज पेमेंट्स हैं 5 लाख पर ईयर। और आखिर में पहले ये मैनेजमेंट ने कर लिया है आइडेंटिफाई कि लैंड ऑपरेटिंग लीज मानी जाएगी और बिल्डिंग फाइनेंस लीज मानी जाएगी। अच्छा, अगर ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जानी होती तो फिर पक्की फाइनेंस ही होती, क्योंकि लैंड ने वापस थोड़ी आना था। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी है तो फिर इन्होंने जो भी हिसाब लगाना था लगा लिया, इंडिकेशंस देख ली और ये कंक्लूजन निकला कि लैंड ऑपरेटिंग लीज है, बिल्डिंग फाइनेंस लीज है। ये स्टूडेंट ने नहीं फैसला करना, ये कर लिया मैनेजमेंट ने फैसला। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो ऊपर टॉप बुलेट पॉइंट 3 5 लाख रुपए रेंटल है, ये लैंड का है कि बिल्डिंग का? दोनों का है। तो इसको तोड़ना जरूरी है या नहीं? क्यों? क्योंकि लैंड की अकाउंटिंग और होनी है, बिल्डिंग की और होनी है। तो इसलिए इस 5 लाख को तोड़ना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है, इसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि लैंड का जो हिस्सा होगा उसको रेंट इनकम बनाया करेंगे ऑपरेटिंग लीज, और जो बिल्डिंग वाला हिस्सा होगा उसका NIL निकाल के फिर स्केड्यूल बनेगा। जो बिल्डिंग के रिलेटेड रेंटल होंगे 5 लाख में से, फर्ज करें 3 लाख बिल्डिंग का, 2 लाख लैंड का, तो 2 लाख की अकाउंटिंग क्या होगी? हर साल रेंट इनकम। 3 लाख की अकाउंटिंग क्या होगी? जो भी कल और आज किया है कि NIL निकलेगा, स्केड्यूल बनेगा, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। तो 5 लाख के टुकड़े करने पड़ेंगे। अब वो 5 लाख के टुकड़े ऐसे करने हैं कि इस वक्त लेसी के पास 20 साल के लिए जमीन है, लेसी के पास 20 साल के लिए जमीन मौजूद है, यह है उसका लीज होल्ड इंटरेस्ट। लेसी का जमीन में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट नहीं है, जैसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, तो वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो लोन वाला इंटरेस्ट था। उस इक्विटी में, उस एस में उनका इंटरेस्ट, उसका लालच, उसका हिस्सा कह लें। तो लैंड लेसी के पास 20 साल के लिए, अब वो 20 साल के लिए लैंड के बेनिफिट ले सकते हैं, उसका लीज होल्ड इंटरेस्ट है। इसको अगर 20 साल के लिए किसी को बेचा जाता तो उसकी क्या वर्थ होती? वो 5 मिलियन है। फेयर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड इंटरेस्ट इन लैंड, यानी लेसी के पास ये जमीन 20 साल के लिए मौजूद है, अब वो इस लैंड से बेनिफिट ले सकता है, ये उसका लीज होल्ड इंटरेस्ट है। अगर ये 20 साल का हक किसी को बेचा जाता तो 5 मिलियन का बिकता। ये है फेयर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड इंटरेस्ट। 20 साल में किसी को ये जमीन बेची जाती तो उसके 5 मिलियन रुपए लेते। चलें आप ऐसे कह लें कि अगर 20 साल के लिए किसी को दिया जाए और कहा जाए 20 साल बाद वापस कर देना, तो इसके उससे 5 मिलियन चार्ज करते। हाँ, इस तरह कह लें। इसी तरह से जो बिल्डिंग 20 साल के लिए लेसी इस्तेमाल कर रहा है, हाँ जी, जैसे बिल्डिंग लेसी 20 साल इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर एक दफा पैसे लेके 20 साल के लिए कहते इस्तेमाल करो और 20 साल बाद वापस कर देना, तो वो 22,40,000 होता। ये मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड इंटरेस्ट इन लैंड वाइल फेयर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड इंटरेस्ट इन बिल्डिंग। अब जो दोनों की फेयर वैल्यूज आ गई, 22,40 क्या है, 800, और लैंड की 3 के 5 नहीं 3 मिलियन, तो वो तो पुरानी कॉस्ट है ना, तो पुरानी कॉस्ट है। फेयर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि अभी इस वक्त लेसी को 20 साल के लिए ये दिया गया है, तो ये उसका लीज होल्ड इंटरेस्ट है। अगर ऐसे कहा जाता लेसी को कि एक दफा पेमेंट कर दो, 20 साल के लिए जमीन तुम्हारी, तो इससे इतने पैसे लेते। अगर उसको ये कहा जाता कि एक दफा पेमेंट कर दो, 20 साल के लिए बिल्डिंग तुम्हारी, तो इसकी वर्थ मार्केट में इतने की है। ये फेयर वैल्यू ऑफ लीज होल्ड इंटरेस्ट है। अगर इन 20 साल इस्तेमाल करने की और इसको 20 साल इस्तेमाल करने की वर्थ इतनी है, तो इस रेशो में 5 लाख को तोड़ लेंगे। 5 लाख को इस रेशो में तोड़ेंगे, कितना बना? 3 4 4 2 6 4 और दूसरा 1 5 4 7 3 6।
ये लैंड का, ये बिल्डिंग का, इसको लेके ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग हो जाएगी, इसको लेके फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग हो जाएगी। इसके सोल्यूशन में कैलकुलेशन भी देख लें और ये 2 साल की अकाउंटिंग भी देख लें। इसका सोल्यूशन देख लें, ये कैलकुलेशन देख लें और इसकी अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग हुई हुई है। फिर इसके लिए ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग, हर साल इनकम, और इसके लिए फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग। क्या वो तो उसकी कॉस्ट दी हुई है बस, है? समझ नहीं आई बात। 3 मिलियन का देखो ना, एंट्री देखो तो सही। ये बिल्डिंग मौजूद थी, ये मैंने कल बताई थी, ये बात बिल्कुल बताई थी कि अगर लेसर अपना ही कोई यूज्ड एसेट फाइनेंस लीज पे दे दे, नहीं वापस नहीं, फाइनेंस लीज पे दे दे, तो उसको अपना एसेट वो निकाल देगा अपनी बुक्स में से। लीज रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट ये तब है अगर बैंक नई गाड़ी खरीद के लीज पे दे रहा है तो। लेकिन अगर बैंक अपनी ही एक यूज्ड गाड़ी दे दे तो लीज रिसीवेबल डेबिट और गाड़ी क्रेडिट। तो ये इसलिए बताइए बिल्डिंग की कॉस्ट ताकि आप बिल्डिंग क्रेडिट करें। तो इसकी चूंकि ये ओन बिल्डिंग थी और अब उसने ये फाइनेंस लीज पे दे दी है तो गई बिल्डिंग। ये इसलिए 3 मिलियन बताया हुआ था। जी मैंने कहा कैलकुलेशंस देख लें और 2 साल की एंट्री स्कीम ही है। ये जो लैंड वाला पोर्शन निकला ना 345, ये हर साल इनकम बनती जाएगी, और ये जो 154 निकला है बिल्डिंग वाला, इसके लिए वही NIL वाली अकाउंटिंग होगी। वो मैंने 2 एंट्रीज करने की बजाय कंपाउंड कर दी कि लैंड वाली और बिल्डिंग वाली मिला के कंपाउंड कर दी। हाँ भाई, लैंड एंड बिल्डिंग। पेज 9 हो गया, चैप्टर में पेज 9 हो गया। 8 डिस्क्लोजर बता दिए, मॉडिफिकेशन अभी नहीं। चले डीलर लेसर करते हैं। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर वो होता है, हाँ जी रहता है। डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर वो होता है कि जो गाड़ियां वैसे भी बेचा करता है और फाइनेंस लीज पे भी दे देता है, तो उसको डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर कहते हैं। उसकी अकाउंटिंग बताने लगा और फिर पास पेपर का कराता हूं सवाल है। हाँ वो भी कुछ 7-8 साल पहले। एक डीलर है, कौन सा बता रहा हूं, नहीं भी करना तो एंट्री तो वही है, करनी तो वैसी है, ऐसी बस कौन सा बता रहा हूं, नहीं तो रहने दे, बता दूं। यार वो लड़का गुस्सा नहीं कर गया, चला गया ना। ओहो नहीं गुस्सा नहीं किया होगा वैसे। अच्छा एक डीलर है, वो करता ही है कि एक इक्विपमेंट को खरीदता होता है 70,000 का और इसको ये बेच देता है 90 का, या अगर कोई उसी वक्त पैसे ना दे तो फाइनेंस लीज पे भी दे देता होता है। तो ये डीलर लेसर है क्योंकि ये इसका डीलर है, खरीद के बेचा करता है, और अगर लीज पे देना हो तो लीज पे भी दे देता होता है। अच्छा जब लीज पे देता है तो ये 3 साल के लिए लीज पे देता है, और 3 साल के लिए लीज पे देके जो रेंटल चार्ज करता है, ये रेंटल चार्ज करता है 37,000 पर एनम। जब ये 90 का बेचता है, यानी कैश लेके फौरन बेच देता है, तो कितना प्रॉफिट कमाता है? इस ट्रांजैक्शन पे ये प्रॉफिट कमाया करता है 20, और ये इसका सेलिंग का प्रॉफिट है, यानी ये बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल और ये सेल्स। जब बेचेगा तो इसका नॉर्मल सेलिंग प्रॉफिट, सेलिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर ये लीज पे दे
तो टोटल कितने पैसे लेता है? दिस इंटू 3, और कितना कमा लेता है? हाँ जी 41। ये इस 41 के प्रॉफिट को 3 साल पे फैलाएगा या पहले ही साल में रिकॉर्ड कर लेगा? 3 साल में फैलाएगा। अगर ये उसी वक्त बेच देता तो 20,000 कमाता। अब ज्यादा क्यों कमा रहा है? क्योंकि 3 साल है। तो ये उसी वक्त बेच देता तो पहले साल में ही सारा का सारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्योंकि 3 साल में फैला रहा है, 3 साल में कमा रहा है, तो इस 41 को 3 साल में फैला देते। लेकिन ये 41 का 41 3 साल की वजह से नहीं है। अगर ये उसी वक्त भी पैसे ले लेता तो 20 तो फिर भी कमा लेता। तो इस 41 में से 20,000 तो उसने वैसे भी कमा लेना था। 3 साल की वजह से क्या कर रहा है? ये है उसका इंटरेस्ट। ये लीज का इंटरेस्ट है। लीज का इंटरेस्ट 41 नहीं है, लीज का इंटरेस्ट 21 है, क्योंकि 20 तो उसने वैसे भी कमा लेना था। अच्छा, अब इसको मैं सेलिंग प्रॉफिट क्यों कह रहा हूं, उसकी भी वजह देख लें। ये इक्विपमेंट जब इस डीलर के पास पड़ा हुआ है तो इसकी इन्वेंट्री है, इसका एसेट है। सेल क्यों रिकॉर्ड कर लेगा ये इधर? क्योंकि इसने एसेट कस्टमर को बेच दिया। और सेल होना कब माना जाता है? वैसे तो हमने IFRS 15 पढ़ना है, लेकिन जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। पॉइंट है कंट्रोल ट्रांसफर, लेकिन चलें रिस्क एंड रिवॉर्ड कह लें, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड कंट्रोल ट्रांसफर होने की एक मिसाल है। तो ये इसका एसेट था इन्वेंट्री, कस्टमर को बेच दिया तो इन्वेंट्री से निकाल दिया और सेल्स बना ली। क्यों? कंट्रोल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड। अब उसने बेचा बेशक नहीं, लेकिन फाइनेंस लीज पे दिया और अब भी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। तो चाहे उसी वक्त कैश पे बेच के पैसे ले ले, चाहे फाइनेंस लीज पे दे दे, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों केस में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसलिए फाइनेंस लीज पे देना भी समझा यही जाएगा कि उसने सेल किया है। कितने का सेल किया? जितने का करना था। कितने का? 90। अब वो 90,000 चूंकि उधार पे सेल किया है, अब वो 90,000 पे 3 साल में फैला के रिसीव करेगा और 3 साल में उनके ऊपर इंटरेस्ट कमाएगा। तो फाइनेंस लीज पे अगर ये एसेट दे दे तो इसको 2 ट्रांजैक्शंस में तोड़ा जाता है। एक ये समझेंगे कि उसने सेल की है और फिर बाकी के लिए समझेंगे उसने लीज की है। तो डीलर लेसर की अकाउंटिंग 2 टुकड़ों में तोड़ी जाती है। वो सेल की अकाउंटिंग भी करेगा और लीज की अकाउंटिंग भी करेगा। यानी एक रिसीवेबल बनाएगा और सेल्स क्रेडिट कर लेगा। कितने से? 90 से। और सेल्स बना लेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बना लेगा। कितने से? 70। लेकिन अब ये उसका सादा डेटर नहीं है, अब ये इसका नॉर्मल डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल। फिर ये इसका लीज रिसीवेबल है, तो इसलिए वो सादा रिसीवेबल डेबिट नहीं करेगा, वो लीज रिसीवेबल डेबिट करेगा। तो ये सेल रिकॉर्ड होगी, डेटर सेल्स। लेकिन जब ये सादा डेटर नहीं है, ये लीज वाला रिसीवेबल है, इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट ने लीज डेबिट, और चूंकि इन्वेंट्री बेच दी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट है। लोअर ऑफ? क्या लोअर ऑफ? लाता हूं। हाँ जी, अच्छा, यही मैन्युफैक्चरर के लिए भी है कि वो अपनी सेल भी रिकॉर्ड करेगा और लीज भी रिकॉर्ड करेगा। यहां तक समझ आई बात? तो मैं लोअर ऑफ वाली बात करता हूं। डीलर लेसर अगर ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तो वो ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग है। डीलर लेसर ये गाड़ियां, ये इक्विपमेंट ऑपरेटिंग लीज पे भी दे सकता है, तो उसके लिए फिर ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग है। ये फाइनेंस लीज के लिए जरूरी है कि डीलर है कि फाइनेंसर है। ऑपरेटिंग लीज के लिए लेसर लेसर होता है बस। जी, आपने चीज दे दिया और आपने कहा कि 3 सालों में 1,000 का पेमेंट दे देना, चीज भी तुम्हारी लीज में इंस्टॉलमेंट सेल की बात कर रहे हैं आप? क्रेडिट में जैसा सेल करेंगे 3 साल में इंस्टॉलमेंट सेल हो गई। इंस्टॉलमेंट नहीं तो चलो 3 साल का क्रेडिट हो गया। लीज की शक्ल है ना, इसलिए मैं इंस्टॉलमेंट सेल कह रहा था। वो इंस्टॉलमेंट सेल है, वो लीज नहीं है, वो IFRS 15 है। वो है, फर्क कैसे पता चलेगा? यहां पर लीज का कॉन्ट्रैक्ट बताएगा कि IFRS 16 में आना है कि नहीं आना।
राइट टू यूज, वो तो बेच दी ना। जो बात इंस्टॉलमेंट सेल कर रहे हैं वो तो बेच दी। उसको राइट टू यूज तो तब कहते अगर वो एसेट लेसर का ही रहता और वो लेसी को कहता चलो तुम ठीक है यूज कर लो, तो राइट ऑफ यूज है। अगर चीज बेच दी है तो फिर तो वो कंटेंट भी सेल्स का कंटेंट होगा, तो वो आईएफआरएस 15 में जाएगा। ये लीज का कंटेंट है, आईएफआरएस 16 में आएगा। यहां तक ये काला नजरिया डेबिट क्रेडिट जाग रहे हैं ना। मैंने भी और सवाल कराना है, सवाल कराने हैं। ये काला नीला डेबिट है, नहीं नहीं यार खत्म करना है। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, NIL कैलकुलेट करने के दो रास्ते। NIL इज इक्वल टू PV ऑफ GIL या फिर NIL इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, नहीं प्लस IDC नहीं है, वो फाइनेंसर लेसर था। पेज नंबर 4 के एंड पे पेज नंबर 4 का एंड नंबर 13। इम्प्लिसिट रेट वो होता है जो GIL की PV को बराबर कर देता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस IDC, लेकिन IDC सिर्फ फाइनेंशियल लेसर के लिए, डीलर लेसर के लिए बस फेयर वैल्यू। डीलर लेसर में NIL निकालने के ये दो तरीके। अच्छा, फेयर वैल्यू क्या होती है? वैसे तो अब तो आप फेयर वैल्यू मेजरमेंट IFRS 13 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन आसान अल्फाज में फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। तो इस इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है? 90,000। यही तो बेचता है मार्केट में, तो 90,000 फेयर वैल्यू है। इस रास्ते से चलेंगे तो 90,000, ये 90,000, 90,000। और अगर इस रास्ते से चलेंगे तो इसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी इम्प्लिसिट रेट पे। अच्छा, जो बात बता रहा हूं वो भी बता रहा हूं, करना वही है जो लिखा हुआ पढ़ाऊंगा। समझ आ गई तो ठीक है, तो करना तो वही है जो लिखा हुआ है। PV ऑफ GIL वाले रास्ते से अगर चलें तो GIL इज इक्वल टू लीज पेमेंट्स प्लस UGRV। GIL इज इक्वल टू लीज पेमेंट्स प्लस UGRV, लीज पेमेंट्स प्लस UGRV। फाइनेंस लीज में जरूरी है कि ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। अगर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो ये होगा नहीं, जब एसेट वापस ही नहीं आना तो फिर RV किस बात की? तो फिर GIL इज इक्वल टू बस लीज पेमेंट्स। लेकिन अगर एसेट वापस आना है तो फिर ये हो सकता है। ये कब होगा? जब एसेट वापस आएगा और फिर मार्केट में बिकेगा। यानी अगर एसेट लेसर के पास वापस आना है तो ये एसेट लेसर ने 2 दफा बेचना है। दोबारा सुने, लीज के एंड पे ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर ये नहीं होगा। लेकिन अगर एसेट लेसर को वापस आना है तो उसका मतलब है उस लेसर ने वो एसेट 2 दफा बेचना है। एक अभी लेसी को सेल मान रहे हैं ना, और एक जब एसेट वापस आएगा तो मार्केट में जाके बेचेगा। अभी इस वक्त आज कौन सी वाली सेल रिकॉर्ड हो रही है? जो लेसी को बेच रहा है। अगर मैं अभी इस वक्त NIL निकालूं तो NIL इज इक्वल टू PV ऑफ लीज पेमेंट प्लस PV ऑफ UGRV। यानी हम अभी फिलहाल सेल्स ऐसी अमाउंट से रिकॉर्ड करने लगे हैं जो कि इसके बराबर है, जबकि इसका ताल्लुक इस सेल से है ही नहीं। इसका ताल्लुक तो बाद में दोबारा होने वाली सेल से है। तो हम फिर इस अमाउंट से सेल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक नहीं है। तो इसलिए सेल्स की अमाउंट NIL से रिकॉर्ड नहीं होगी, NIL माइनस PV ऑफ UGRV से होगी। एंट्री आउट हो जाएगी इससे। एंट्री क्यों आउट हो जाएगी? क्योंकि ऊपर NIL है, ये 70 है, लेकिन सेल्स क्रेडिट हो रही है NIL माइनस PV ऑफ UGRV से। डबल एंट्री हो गई आउट।
तो अगर हम सेल में से अभी कुछ माइनस कर रहे हैं ना, तो उतना फिलहाल हम कॉस्ट ऑफ सेल से भी माइनस कर लेते हैं। अगर NIL 1000 है, PV ऑफ लीज पेमेंट्स 900 है, ये 100 है, तो सेल कितने से रिकॉर्ड हो रही है? 900 से। NIL माइनस PV ऑफ UGRV। और अगर PV ऑफ UGRV है ही नहीं, तो सेल कितने से रिकॉर्ड हो रही है? 900 से। इसलिए बड़े बूढ़ों ने क्या, स्टैंडर्ड ने एक जुमला लिख दिया कि सेल्स रिकॉग्नाइज होती है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट या PV ऑफ लीज पेमेंट। सेल्स रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू या फिर PV ऑफ लीज पेमेंट में से लोअर। इस PV ने लोअर तब आना है जब UGRV होनी। अगर UGRV नहीं होगी तो इस PV ने लोअर नहीं आना। अगर UGRV नहीं है तो PV ऑफ लीज पेमेंट ने भी इतना ही आना है, लेकिन अगर UGRV है तो फिर इसने इतना नहीं आना। तो इसलिए IS ने कहा कि लोअर ऑफ दिस और दिस। लेकिन अगर आप इस रास्ते से ना भी आए तो ये है। अब ये इतनी सारी बातें बताने के बाद करना क्या है? पेज नंबर 6। नॉर्मली होती थी, लेकिन अब तो हम नॉर्मल से हटके चीज पढ़ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, वो इतना कुछ जो अजीब हो रहा है तो थोड़ा और अजीब हो जाएगा तो क्या है। हम सेल में से एक अमाउंट को फिलहाल डेफर कर रहे हैं, तो फिर अगर कॉस्ट ऑफ सेल भी पूरी चार्ज कर दी तो प्रॉफिट बिला वजह कम हो जाएगा। तो हम जितना रेवेन्यू से साइड पे कर रहे हैं ना, हम उतना ही कॉस्ट ऑफ सेल से भी साइड पे कर लेंगे। जब दोबारा बेचेंगे तब देखेंगे। जी जी बिल्कुल सही है। अब देखें ना, सेल हम कितने से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर पीछे यही रह गया। यानी हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सेल्स PV ऑफ लीज पेमेंट पे रिकॉर्ड होनी है। बिल्कुल सही है। नहीं, अगर UGRV नहीं है तो दोनों बराबर आ रहे होंगे। यानी आप इसको याद रख सकते हैं कि सेल्स रिकॉर्ड होगी PV ऑफ लीज पेमेंट। बिल्कुल सही है। पेज नंबर 6 के एंड पे मैंने ये एंट्री लिखी हुई है चैप्टर में, पेज 6 के एंड पे। चैप्टर में पेज 6 के एंड पे एंट्री लिखी हुई है। को वैसे मार्केट में बेच सकते हैं, तब भी 90 का बिकता। 90 का बिकता। हाँ, तो अभी हम वो कम कर रहे हैं प्रॉफिट को उतनी कम कर रहे हैं। प्रॉफिट नहीं कम हो रहा प्रॉफिट नहीं कम। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल से भी उड़ा दी। पेज 6 के एंड पे एंट्री, तो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर पहले दिन ये एंट्री कर लेगा। अच्छा, डीलर मैन्युफैक्चरर के बिजनेस में क्या IDC होगा ही नहीं? यानी IDC तरह के एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लेकिन उनको एक्सपेंस बना देंगे, सीधा ही एक्सपेंस। क्योंकि लेसर कस्टमर को गाड़ी बेचते हुए चाहे लीज पे देते हुए कमीशन तो वो दे ही रहा होगा, तो इसलिए सेलिंग एक्सपेंस बना के इसको एक्सपेंस बना देंगे। तो पेज 7 के टॉप पे मैंने यही लिखा हुआ जी। हैं? क्या मतलब? हम कॉन्सेप्चुअली चूंकि इससे मेन रेवेन्यू सेल्स अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए इस नस्ल के एक्सपेंसेस सारे सेलिंग एक्सपेंसेस समझ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 21 वाला 20 अभी रियलाइज हो रहा है, 21 वाला ओवर द पीरियड फैल रहा है। पेज 7 के टॉप पे दूसरा पॉइंट, पेज 7 के टॉप पे दूसरा पॉइंट कि जितने IDC की नस्ल के एक्सपेंसेस होंगे वो फॉरेन एक्सपेंस बन जाएंगे। कोई बात नहीं, मेन रेवेन्यू सेल रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए सारे एक्सपेंसेस। हाँ जी, क्या 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 NIL जो हमने रिकॉर्ड किए जिसको हम लेके चल रहे हैं, वो तो टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी है। तो जब वो तो उसमें तो सारा प्रॉफिट नहीं 41,000 भी होगा, 21,000 ही होगा। 20,000 ही होगा। हाँ, NIL तो टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 90,000। कैश कितना मिलना है? 1,11,000। तो डिफरेंस 21 ही है। लीज रिसीवेबल से टेबल शुरू होगा 90 से, कैश 11 मिल रहा होगा, तो इंटरेस्ट के नाम से 21 ही बनेगा। हमने लीज रिसीवेबल 90 रिकॉर्ड किया है,
एनआईएल का स्टार्टिंग पॉइंट 90, टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट 90, कैश मिलेगा 37 37 37 1 11, तो इंटरेस्ट में 21 ही आना, 41 नहीं आएगा। पेज नंबर तीसरा, चैप्टर का पेज 3, नहीं सॉरी पेज 1, चैप्टर का पेज 1, चैप्टर का पेज 1 पहुंचे, बड़ा सा डब्बा, पॉइंट नंबर 1, पहली ही लाइन क्या लिखा हुआ है? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। चलें बस पास पेपर्स पे आ जाएं, बस यही लफ्ज पढ़ाना था। पास पेपर्स पे आ जाएं, ये मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं मैं पेज 34 पे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पेज 34 तक है, उसके बाद पास पेपर्स। पहला ही अरेबियन ऑटोमोटिव्स, पहला ही जून 14 है, दिसंबर 20। कैप दिसंबर में थोड़ी होता है, ये सी फैब का है। ये लेसी मॉडिफिकेशन का बड़ा तगड़ा सवाल है? वो भी दिसंबर 20 था। ये सवाल पढ़िए, क्वेश्चन 1 करता हूं, छोटा सा सवाल है, कर लेते हैं। अच्छा ये ना चूंकि एक पार्ट इसका था ना, एक पार्ट किसी और चीज का था, तो वो रिक्वायरमेंट मिस हो गई है। इसकी रिक्वायरमेंट लिख लें। ये पार्ट ए है, पार्ट बी कुछ और था, तो इसकी रिक्वायरमेंट लिखने से मिस हो गई। इस सवाल की रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP and P&L for the year ending 31 दिसंबर 2013। और ये पार्ट हाँ 10 नंबर का था। इसकी रिक्वायरमेंट SOFP और P&L के एक्सट्रैक्ट्स हैं 31 दिसंबर 13। हाँ जी पढ़ लें, छोटा सा सवाल है, पढ़ लें तो मैं करूं यार। ये हाँ जी पढ़ लिया। अच्छा अब ये फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है? हैं लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है फाइनेंस लीज है। फाइनेंसर लेसर है कि डीलर लेसर है, कैसे पता? हैं ऑटोमोटिव लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और
हाँ, ये जो आखिरी सेंटेंस लिखा हुआ है ना रिक्वायरमेंट से ऊपर, ये इंप्रेशन डीलर का ही है कि इसको मैन्युफैक्चरर से इतने डिस्काउंट पे मिल जाती है। तो ये डीलर्स को ही होता है ऐसे कि मैन्युफैक्चरर डीलर्स को लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट पे बेचते हैं, तो ये डीलर है इस वजह से। तो डीलर लेसर का सवाल है, फाइनेंस लीज का सवाल है, और पहला ही साल है लीज का, और पहला साल है, और P&L और SOFP के एक्सट्रैक्ट मांगे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें टेक्निकल चीज क्या है, बुलेट पॉइंट 3, ये हमने कहा है कि हम ना तुम्हें गाड़ियां सर्विस भी कर दिया करेंगे, तो ये लीज से रिलेटेड कोई चीज है, गाड़ियां दे दी लीज पे, अब हम कह रहे हैं सर्विस भी हम ही कर दिया करेंगे तुम्हें, क्या है? बिल्कुल ठीक है। जो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि ऊपर नाम यूज हुआ था, हैड लॉन्च्ड अ कैंपेन टू ऑफर HT कार्ड्स अंडर अ फाइनेंस लीज अरेंजमेंट। अब उसने ऊपर इसको लीज अरेंजमेंट कहा था। उसके बाद जब डिटेल्स बताई हैं, तो उन डिटेल्स में लिखा हुआ है कि ये गाड़ियों को मेंटेनेंस फ्री कर देगा, जो कि बाकी लोगों को ये सर्विस बेचा करता है अपने 20% मार्कअप पे। नहीं, गाड़ी दी है लीज पे, और उसके लिए 3 लाख रुपए हो गए ऑन डिलीवरी, यानी डाउन पेमेंट। उसके अलावा हर साल 5,80,000 ये लीज हो गई। लेकिन साथ ही साथ अपने कस्टमर को कहा है कि हम ना गाड़ियों की मेंटेनेंस भी किया करते हैं। अच्छा चलें, मैं ये फ्री वाली बात छोड़ देता हूं। गाड़ी लीज पे दी, अब उस कस्टमर को, उस लेसी को गाड़ी की सर्विस भी करानी थी, तो वो जो किसी और वर्कशॉप से जाके सर्विस करानी थी, तो हमारी अपनी वर्कशॉप भी है, और हम बाकी कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, और ये मेंटेनेंस का काम हम किया करते हैं 20% मार्कअप पे। तो उसने कहा जी सर्विस भी करानी, हमने कहा ठीक है, इतने पैसे सर्विस के दे दिया करो। अब बताएं, ये जो सर्विस के हम पैसे ले रहे हैं, ये लीज है? ये जो सर्विस के हम पैसे ले रहे होते हैं उससे, ये राइट ऑफ यूज के पैसे ले रहे होते हैं। फिर ये तो हम एक अलग से सर्विस दे रहे हैं। तो लीज तो होती है कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत राइट ऑफ यूज है, तो वो तो उसको ठीक है राइट ऑफ यूज दे दिया। लेकिन अगर एक अलहदा से हम उसकी सर्विसिंग की क्या मेंटेनेंस की सर्विस दे रहे होते, जो हम बाकी कस्टमर्स को भी बेचते हैं क्योंकि अपनी वर्कशॉप है, तो इसके जो पैसे लेते वो अलग सर्विस होती है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्ट है लीज, यानी हम इस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 काम कर रहे हैं। लीज पे एसेट दे रहे हैं क्योंकि राइट ऑफ यूज लीज है, और एक मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, ये तो रेवेन्यू है क्योंकि वर्कशॉप है इसकी। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लीज नहीं है, इसमें एक पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट जो लीज है। तो अब इसमें से इस सर्विस को अलग तोड़ना पड़ेगा और लीज को अलग तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा ये तो खैर हमने भी IFRS 15 पढ़ना है, लेकिन अगर टूटी फूटी भी यादाश्त कहीं है कैफ की, तो फिर समझ आ जाएगा जो मैं कर रहा हूं। नहीं है, बिल्कुल भूल गया हुआ, तो IFRS 15 कराऊंगा तो ये बता दूंगा जो मैं काम करने लगा हूं। वही बता रहा हूं ना कि अगर पैसे ले रहे होते तो क्या ये सर्विस देने के पैसे लीज पेमेंट होती? एक अलग चीज है ना। तो हम इन गाड़ियों को लीज पे भी दे रहे हैं। यार आप ना पॉज करना जरा, ये क्या बता रहा था? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बताया, अभी बात कर रहा। पहले ये बता रहा हूं कि गाड़ी लीज पे दे रहे हैं तो ये राइट ऑफ यूज हो गया, और मेंटेनेंस की सर्विस भी दे रहे हैं। अगर इसके भी पैसे ले रहे होते तो फिर ये लीज पेमेंट ही होती, या ये एक अलग सर्विस है? ये एक अलग सर्विस है। अब रही बात कि हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें फ्री में सर्विस दे देंगे, तो फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता। हम यकीनन उसके पैसे ले रहे होंगे, और IFRS 15 में जाके ये चीज सीखेंगे कि जब एक से ज्यादा तरह की गुड्स या सर्विसेज बेची जा रही हो, तो उस पूरे पैसों में से सबका हिस्सा होता है। इसको ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना कहते हैं। तो ये IFRS 15 में बताऊंगा। अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो ठीक है, जो सामने करूंगा। अगर बिल्कुल भूल गया तो IFRS 15 में बताऊंगा। तो इसमें पहले हमें लीज और नॉन लीज कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सर्विस ना देते होते ना नहीं तो फिर हम मेंटेनेंस कहां से करते? हमारे पास स्टाफ ही ना होता फिर। नहीं, इंसेंटिव बहरहाल ये ना होता, ये लीज इंसेंटिव ना होता, बस ठीक है हमारी लीज अरेंजमेंट का हिस्सा होता बस। देखें, हम चूंकि बाकी लोगों को भी ये सर्विस दिया करते हैं, तो हमारी एक सेलेबल सर्विस है। तो अब अगर हम अपने लेसी को ये सर्विस दे रहे हैं तो हम अपनी एक सर्विस सेल कर रहे हैं। ये अलग मसला है कि हम उसको फ्री कह रहे हैं। फ्री नहीं, असल में हम उसे 5,80,000 में ले रहे होंगे इसके पैसे,
तो फ्री वाला वर्ड ठीक नहीं है। अगर रीइंबर्समेंट करें, या तो रीइंबर्समेंट या पेमेंट, ये होती है लीज इंसेंटिव। और लीज इंसेंटिव ये शुरू में ही होता है ताकि लीज हो जाए। अब अगर हम कहीं से सर्विस करवा के दे रहे होते तो ये लीज इंसेंटिव होता, और इसकी अकाउंटिंग क्या होती, जितना खर्चा हमारा होता और जो हमें किराया मिलता वो नेट कर लिया करते, क्योंकि लीज इंसेंटिव लेस होता है ना। तो जो अगर हम उसको खर्चा, अगर हम सर्विस करवा के देते होते तो बस जो हमारा खर्चा हो रहा होता वो रेंटल में से माइनस कर लिया करते, और फिर उस माइनस करके अकाउंटिंग करते। तो ये हम चूंकि एक सर्विस बेचा करते हैं, तो ये हम दो काम कर रहे हैं, एक लीज कर रहे हैं और दूसरा सर्विस पे सर्विस दे रहे हैं। तो इसको दो टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है कि हर साल, अच्छा 3 लाख तो आ गया ना सीधा सीधा गाड़ियों के अगेंस्ट, हर साल हम 5,80,000 लिया करेंगे, बुलेट पॉइंट 2। और उसके अलावा 3 साल तक, 3 साल, कितने साल की लीज है? 3 साल, हाँ जी, 3 साल के लिए हम उसको सर्विस भी दिया करेंगे। और हर साल सर्विस पे कितना खर्चा हमारा अंदाजन हुआ करेगा? 10,000। हमारा हर साल अंदाजन खर्चा सर्विस पे 10,000 हुआ करेगा। और हम हर साल बेशक उसको कह रहे हैं कि हम तुमसे फ्री सर्विस देंगे, लेकिन फ्री नहीं दे रहे होंगे, हम उससे एनुअल पैसा कितना लेते होंगे? 5,80,000। 5,80,000, अच्छा ठीक है, 5,80,000, 5,80,000, 10 गाड़ियां, 5.8 मिलियन। हम अगर सर्विस के पैसे लेते तो कितने लेते? एक गाड़ी पे खर्चा हो रहा है 10,000, इस पे हम 20% मार्कअप जोड़ते और 10 गाड़ियों के हम लिया करते 12 लाख, 1,20,000। तो फिर हम यकीनन जो लीज पेमेंट ले रहे होंगे वो हम ले रहे होंगे 5.68। ये लीज रेंटल है। हम सर्विस जितने की बेचते यकीनन इतने ही पैसे रखे होंगे हमने इसमें, तो इसमें से ये पैसे निकाल लें, बाकी पैसे फिर हम लोग गाड़ियों के ले रहे होंगे। ये है लीज रेंटल। इसके लिए अब लीज वाली अकाउंटिंग होगी। लीज इंसेंटिव ये नहीं है ना, क्योंकि हम ये सर्विस अलग से दिया करते हैं, तो इनको भी हम वो सर्विस बेच रहे हैं। हाँ, जब हम लोग IFRS 15 पढ़ेंगे ना, तो उसमें चीज देखेंगे कि वो चीज जो हम नॉर्मली बेचा करते हैं, हमारा मेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनमें से कोई भी चीज फ्री नहीं होती कभी भी, उसका यकीनन कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। तो फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को उसको एलोकेट किया जाता है। ये इसमें IFRS 15 का एक पोर्शन साथ जुड़ गया। तो हमारा ये ऑर्डिनरी कोर्स है, क्योंकि हम बाकी कस्टमर्स को भी ये सर्विस बेचा करते हैं। अगर ये हम बाकी कस्टमर्स को ना बेचे होते, वैसे ही बस कहते हैं कि हम ना तुम्हें हर साल हम मेंटेनेंस करा दिया करेंगे, वो हमारे जिम्मे, तो फिर उसको चलो लीज इंसेंटिव कह सकते थे, उसको फिर हम लीज रेंटल में से लेस किया करते, उसकी फिर लीज, नेट की लीज की काउंटिंग करते। ये हम लोग बाकी कस्टमर्स को भी सर्विस देते हैं, तो ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसलिए हमारा ये रेवेन्यू के जरिए से चलेगा। और रेवेन्यू में हम सीखेंगे कि कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। इवन के जो डिस्काउंट का वादा किया होगा उसकी भी हमने प्राइस डाल देनी IFRS 15 में। तो IFRS 15 के अंदर कोई भी गुड और सर्विस फ्री नहीं होगी। बोला होगा कस्टमर को फ्री है, होगी नहीं वो फ्री, उसका कोई ना कोई हिस्सा होगा। वो हिस्सा कैसे होगा, उसका एक तरीका ये होता है जो मैंने यहां किया, कॉस्ट प्लस कहते हैं उसको। तो ये चीज IFRS 15 में सिखानी है। तो चूंकि इसका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, इसलिए इसका ये रेवेन्यू है। तो लीज और रेवेन्यू मिक्स हो गया, तो हमने रेवेन्यू निकाल लिया, बाकी लीज रह गई। अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ना होता तो ये काम ना करते। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। अच्छा, वैसे ना जब बहुत सारे अगर डालेंगे ना, तो जो कर रहे हैं वो ही नहीं हो सकेगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स है। कैसे पता ऑर्डिनरी कोर्स है? क्योंकि बाकी कस्टमर्स को भी हम ये सर्विस दिया करते हैं। तो ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स है, ये रेवेन्यू है IFRS 15, और इसकी IFRS 15 वाली अकाउंटिंग होगी और इसकी लीज वाली अकाउंटिंग होगी। तो वो पोर्शन निकाला है कि लीज वाला पोर्शन क्या होगा। अब इसकी लीज की अकाउंटिंग ऐसे होगी कि डीलर लेसर है, सवाल में मांगी तो खैर
SOCI है, मैं अभी सिखाई थी क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एंट्री करके दे रहा हूं। सवाल में एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, मैं वैसे ही आपको उस एंट्री की प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं। लीज रिसीवेबल या नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट और सेल्स क्रेडिट। कितने से? कितने से? यहां पर कहीं GRV UGRV है? नहीं है। तो बस जो रेंटल्स की PV है वही NIL है। क्या रेट है? 12%। लीज पेमेंट्स की PV निकालिए। $3 लाख इंटू 10 एज इट इज। ये 3 लाख कौन सा? और बाकी के लिए 5680 ये रेंटल है ना, इसकी एन्युटी डिस्काउंटिंग 1 माइनस 1.12 पावर 3 है। 3 लाख हर गाड़ी की डाउन पेमेंट, ये एज इट इज, इसकी डिस्काउंटिंग नहीं, इंटू 10 गाड़ियां, और ये 10 गाड़ियों का एनुअल रेंटल है, तो इसके ऊपर पावर 3 डिस्काउंटिंग कर ली। कितनी आ गई NIL जी? ये NIL बन गई। तो NIL डेबिट 16.64, सेल्स क्रेडिट 16.64, कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री। ये गाड़ी फैक्ट्री वाला 18 लाख की बेचता है, मैं नहीं, 18 लाख पे 15% डिस्काउंट दे देता है, तो एक हो गई इतने की और 10 हो गई इतने की, 15.30। ये इसकी इनिशियल रिकग्निशन हो गई, मांगी नहीं है ये एंट्री। 10 गाड़ियां है ना, पहला बुलेट पॉइंट। IDC नहीं है ये, हम लेसी से 3 लाख रुपए फौरन ले लेंगे जैसी गाड़ी उस तक पहुंचाएंगे, डाउन पेमेंट कह लें, बाकी 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। बस खत्म कर रहा हूं क्लास। ये डाउन पेमेंट हो गई ना। डिटेल्स ऑफ द लीज ऑफ ईच कार आर एज अंडर 3 लाख रुपए डिलीवरी ऑफ कार पे पेमेंट, और बाकी पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो ये डाउन पेमेंट हो गई और बाकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो डाउन पेमेंट भी लेसी पे ही करेगा ना, तो लीज पेमेंट हो गई, तो इसकी डिस्काउंटिंग नहीं, ये एज इट इज, बाकी की डिस्काउंटिंग। ये एंट्री नहीं मांगी थी, लेकिन मैंने भी एंट्री बताई थी इसलिए एंट्री करके दे दी। मांगे हैं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ P&L 2013 ईयर का। रुपीज में करना है रुपीज में कर दें, मिलियन में करना है मिलियन में कर लें। जी बताएं, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? सेल्स आएंगी, वर्किंग वन, ये वर्किंग वन है सारी, ये सारी वर्किंग वन है। इसको तोड़ा ताकि लीज रेंटल निकाल सके और फिर उसे NIL निकाल लिया। कितनी? 16.64। और इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, दस गाड़ियां, कितना? 15.3। ये मैंने ऐसी बस एंट्री करके दिखाई थी प्रैक्टिस के लिए, एंट्री नहीं मांगी थी, ये है रिक्वायरमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? जो हमने सर्विस का रेवेन्यू इस छुपे हुए पैसों में से निकाला है 0.12, ये हमारा सर्विस रेवेन्यू आ जाएगा। .12 और इसके ऊपर हमें कॉस्ट भी पड़ी, कितनी? 10,000। 10,000 ना सिर्फ इस कैलकुलेशन के लिए थी, बस खर्चा तो 11,000 पड़ा है। ये ना हमने इनिशियली IFRS 15 में बताऊंगा, ट्रांजैक्शन प्राइस के शुरू में टुकड़े करने होते हैं और वो टुकड़े बार बार चेंज नहीं करने होते, तो वो टुकड़ा हमने कर लिया शुरू में। अब रेवेन्यू यही है, खर्चा कम है तो है, ज्यादा है तो है। तो इस साल एक्चुअली हमने कितना खर्च किया?
11,000 इंटू 10 गाड़ियाँ, 0.11। और क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम। तो पूरा टेबल बनाने की जरूरत है, 3 तो लाइन है वैसे। जरूरत ही नहीं है, वैसे ब्रैकेट में भी काम हो सकता है, लेकिन नहीं। डाउन पेमेंट भी है, इसलिए पहली पेमेंट 1 जनवरी को ही हो जानी है। इनिशियल अमाउंट 16.64, चूंकि पहले दिन डाउन पेमेंट जा रही है तो इंटरेस्ट 0, और एक गाड़ी की 3 लाख और 10 गाड़ियां थी तो 3, 13.64। फिर 31 दिसंबर 13, 12%, 5.68। ये लीज रेंटल 9.60। बैलेंस शीट बनानी है तो फिर एक लाइन और दिखानी पड़ेगी ना, कि नहीं? ये तो हम यहां खड़े हैं ना, अगली लाइन भी दिखानी पड़ेगी नॉन करंट पोर्शन के लिए। 9.615, 5.68, 5 और एक ही लाइन रह गई, वो बचा के कितना को 2 घंटे बचा लेने। 0.6 है? लेकिन अगर 0 नहीं आया तो पता लगेगा कि गलती हुई है, तो जल्दी से गलती चेक करके गलती पकड़ेगी तो फिर ठीक भी तो कर लेंगे ना। ना बनाए फिर आखिरी लाइन, ना बनाना आखिरी लाइन। तो इंटरेस्ट इनकम कितनी? 1.64। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SFP, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कितनी? नॉन करंट में क्या दिखाऊं? ये जो सवाल यहाँ मैं कर रहा हूं, मैं अपने लिए जो कर रहा हूं, बैलेंस शीट में नॉन करंट में क्या दिखाऊं? हम यहां खड़े हैं इधर, तो ये नॉन करंट में, और करंट में दिस माइनस दिस। 9.6 माइनस 5.07, 4.53। ये थे जी 10 नंबर, और 10 बज गए। हाँ, IFRS 15 पढ़ा होगा। तब वैसे IAS 18 होता था, लेकिन IAS 18 में भी ऐसा ही होता था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हैं? पता होती लास्ट वाला क्या? अरे वो तो प्रॉपर रेवेन्यू वाला सवाल था ना, तो उसमें फिर कॉस्ट प्लस अप्रोच होती है, मार्केट एडजस्टेड अप्रोच होती है, रेजिडुअल अप्रोच होती है। सर अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे सर्विसेज देता